हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा था और भी कई सारी जो हम लोगों ने थ्योरीज के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन इसमें अभी जो है एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि जो एटॉमिक वेट होता है अलग अलग एलिमेंट्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स का, वो डिफरेंट क्यों होता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जो है इसी में जो है कुछ और अपने कंक्लूजन निकाला। उन्होंने देखा कि भाई अलग अलग एलिमेंट, भाई हर एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक मास अलग होता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने सोचा कि मतलब एक तीसरा कोई फंडामेंटल और पार्टिकल होगा जिसको हम लोग क्या, उन्होंने न्यूट्रॉन्स नाम दिया, जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और जिसका मास क्या होगा, प्रोटॉन्स के ही बराबर होगा लगभग। ठीक है, तो इन्होंने जो है एक तीसरा पार्टिकल के बारे में पता लगाया या फिर इसके थिंक किया उन्होंने। तो क्या था वो, न्यूट्रॉन था। तो आज हम लोग जो है उसी न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर न्यूट्रॉन्स होते क्या हैं और कैसे इसका एग्जिस्टेंस आया। तो एक तरीके से न्यूट्रॉन से जो खोज थी वो चैडविक ने की थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही जो है एक एक्सपेरिमेंटली तौर पर जो है न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया था। लेकिन सबसे पहले अगर सोचने की बात है, इसको जो है ऑब्जर्व किसने किया था। ठीक, तो सबसे पहले क्या था, रदरफोर्ड ने ही जो है सोचा था कि आखिर एटॉमिक मास जो उनके डिफरेंट होते हैं एलिमेंट्स के, वो क्यों होते हैं। ठीक है, तो चैडविक ने क्या किया था, 1932 में चैडविक bombarded beryllium with a stream of alpha particles. He observed that penetration radiation were produced which are not affected by electric and magnetic field. ठीक है, तो चैडविक ने बताया कि जब बेरिलियम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, जब अल्फा पार्टिकल्स को क्या करते हैं, बम्बार्ड कराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया जब पेनिट्रेशन जो रेडिएशन होता है जो उनसे प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कोई भी अफेक्ट नहीं करता है। और दिस रेडिएशन कंसिस्टेड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स व्हिच वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। और ये जो रेडिएशंस होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। बात समझ में आई। तो चैडविक ने क्या मतलब रिएक्शंस क्या थी जो उन्होंने बताया कि बेरिलियम लिया था, तो बेरिलियम Be होता है और 4 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एंड 9 क्या होता है, एटॉमिक मास। इसकी कह रहा है कि जब किससे, अल्फा पार्टिकल 2He4 से जब रिएक्शन कराई, ठीक, तो HO4 से जब रिएक्शन कराएंगे इसको क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल है। बात समझ में आई। अल्फा पार्टिकल क्या है, बेरिलियम। जब रिएक्शन कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 6C12 प्लस न्यूट्रॉन 0N1। बात समझ में आई। तो ये क्या है, कार्बन, और यही क्या है, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स की क्या होती है, में से मिले थे। चैडविक ने क्या कहा था कि जब बेरिलियम पार्टिकल्स पर, बेरिलियम एलिमेंट पर जब अल्फा पार्टिकल क्या बम्बार्ड कराया जाता है तो क्या मिलता है, हमें न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। बात समझ में आई। तो इन्होंने जो है, चैडविक ने जो है इसके बारे में बताया था। एक और रिएक्शन होती है, हम बोरॉन को भी देखें। बोरॉन क्या होता है, 5 बोरॉन 10। इसमें भी अगर हम लोग He2He4 इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, इसमें भी हमको क्या मिलेगा, 6C13। ठीक, अब ये मत कीजिएगा यहाँ पर 12 क्यों, क्योंकि कार्बन का ही आइसोटोप होता है, 12 13 14 तीनों होते हैं। एंड देन इसके बाद 6C12 प्लस और क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन्स मिलते हैं 0N1 प्लस पॉजिट्रॉन भी मिलता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, 1 बीटा 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं, POSITRON। और ये क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रॉन है। बात है। तो ऐसे ही कुछ रिएक्शंस, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे एलिमेंट्स को लेकर, जिनसे हम लोग क्या, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स मिले थे। और इसीलिए जो है न्यूट्रॉन पार्टिकल की डिस्कवरी का जो सबसे ज्यादा क्रेडिट जो देता है वो चैडविक को दिया था, क्योंकि इन्होंने जो है इन रिएक्शंस के बारे में सही तरीके से जो है एक्सप्लेन किया था बाय एक्सपेरिमेंट। बाकी रदरफोर्ड ने केवल थिंक किया था कि भाई एटॉमिक मास जो होता है सबका अलग अलग डिफरेंट क्यों होता है। तो उन्होंने जो है सोचा कि एक थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी समझ में आ गई, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका हम लोग कहेंगे मोस्ले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मोस्ले एक्सपेरिमेंट क्या होगा देख लेते हैं। ठीक, और एक चीज कुछ इसमें देख लेते हैं। ऐसे अगर एटॉमिक मास की अगर हम बात करें इसमें, है ना, एटॉमिक मास नहीं, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है लगभग वो प्रोटॉन के ही मास के अप्रोप्रिएट इक्वल होता है। तो ये हो जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बात समझ में आई। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू पावर -24 ग्राम होता है।
ग्राम होता है क्या, मास ऑफ न्यूट्रॉन। लगभग ये क्या होता है, प्रोटॉन के मास के ही क्या होता है, लमसम उसी के क्या होता है, इक्वल होता है अप्रॉक्स। बात समझ में आई। और अच्छा एक चीज और देख लेते हैं कि अगर जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन में E/m की वैल्यू देखी, इसका रेशियो देखा, प्रोटॉन में भी देखा, तो इसमें भी अगर E/m का अगर रेशियो की हम बात करें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, तो क्या होता है, ये एक तरीके से 0 होता है। मतलब जो E/m की जो वैल्यू होती है किसमें, न्यूट्रॉन में, वो कैसी होती है, 0 इसमें होती है, क्योंकि क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई भी जो है रिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। बात में इतना नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है मोस्टली एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि मोस्टली एक्सपेरिमेंट क्या था। अकॉर्डिंग टू मोस्टली क्या था कि व्हेन कैथोड रे आर अलाउड टू फॉल एन हार्ड मेटेलिक सरफेस हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो मोस्ले के एक्सपेरिमेंट के जरिए ही पता चला कि जो एलिमेंट्स का जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है, वही क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर होता है। तो जनरली उनका लॉ क्या था कि जब कैथोड रे क्या होता है, किसी भी हार्ड मेटेलिक सरफेस पर क्या होती है, फॉल होती है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, हाई हो, तो उससे क्या होता है, एक्सरे प्रोड्यूस होती है। बात समझ में आई, क्या होती है, एक्सरे। तो अच्छा एक चीज बताइए होगी, एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंटगन ने की थी। क्या नाम था, रोंटगन। बात समझ में आई, तो रोंटगन ने की थी, तो उससे क्या हो, एक्सरे प्रोड्यूस होती थी। बात समझ में आई। तो इन्होंने जो है एक फॉर्मूला प्रूफ किया जिसको था √v बराबर AZ-B। ये इन्होंने क्या हुआ था, अपने एक्सपेरिमेंट से फॉर्मूला प्रूफ किया था। अच्छा मेन जो यही इन्हीं का जो है एक्सपेरिमेंट है, इसी के जरिए जो हम लोगों को अलग अलग जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, इनका एटॉमिक मास हैवी होता है, बड़ा होता है, तो उसी उनका हम लोग एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो √v यहाँ क्या है, ये फ्रीक्वेंसी को बताता है एक्सरे की। क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी को। A और B यहाँ कांस्टेंट है और Z क्या है, एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर जो भी एलिमेंट लिया जाएगा। तो किया गया था कि उन्होंने लगभग 38 एलिमेंट्स लिए थे। कितने, 38 एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम निकाला था। स्पेक्ट्रम ही बताएंगे कितने, 38 एलिमेंट्स। कहां से कहां तक लिखा है, एल्यूमिनियम से लेके गोल्ड तक, एयू तक के एलिमेंट्स का क्या स्पेक्ट्रम निकाला था। और देखा कि जैसे जैसे इनका एटॉमिक मास बढ़ेगा, भाई हैवी एलिमेंट्स ले लें, तभी उस पर जब कैथोड रेज को फॉल करेंगे तो क्या होगा, उनसे एमिशन होगा एक्स रे का। तो उन्हीं के जरिए जो है, ऐसे ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है इन सभी एलिमेंट्स का लगभग क्या एटॉमिक नंबर फाइंड किया था। और जब इन्होंने जो है इसी के बीच में एक ग्राफ भी बनाया था कि अगर √v और ZV √v फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में अगर ग्राफ देखें तो कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। बात समझ में आई, बताते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। कैसा ग्राफ आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो ग्राफ देख लेते हैं कि ऑन प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन √v या फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ग्राफ क्या है, तो इधर हम क्या √v और इधर z करेंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ठीक है, √v या 10⁸ पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आई, इसको s-1 लिख लें पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है अगर फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। तो ये प्रूफ करता है कि जो एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो एक फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की। बात समझ में आई। तो यही क्या था, मोस्ले का एक्सपेरिमेंट था। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, ठीक, तो मोस्ले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसी बेसिस पर जो है, लॉ पर जो है, मोस्ले ने जो है, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो कंसेप्ट था लगभग मोस्ले ने जो है इसी कंसेप्ट पर दिया था। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न, द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द concept of modern periodic table, ठीक, मोस्ले ने जो है लगभग इसी एक्सपेरिमेंट या इसी कंसेप्ट बेस पर कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या किया था, दिया था। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर गिवन। ठीक, अभी हम लोग जो है
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, जिसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो मालूम ही होगा कि लगभग मोस्ले ने उसको दी थी, तो इसी मोस्ले एक्सपेरिमेंट या एक्सरे का जो एक्सपेरिमेंट था इसी को बेसिस पर उन्होंने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया था। ठीक, तो अब हम लोग जो है कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या का सम जो होता है वो क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, तो इतना तो मालूम ही होगा। तो अब हम लोग जो है आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो आइसोटोप सबसे पहले देखते हैं क्या होता है, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एलिमेंट्स having same atomic number but different एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं देखते हैं, जैसे एग्जांपल में लेते हैं। जैसे सबसे पहला हाइड्रोजन का आइसोटोप अगर लें तो हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप आते हैं। कौन कौन सा आता है, सबसे पहले 1H1, 1H2, 1H3। ये क्या होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। इसका हाइड्रोजन, अच्छा इनको जानते क्या कहते हैं, 1H1 को क्या बोलते हैं, प्रोटियम। 1H2 1H1 क्या प्रोटियम होता है, 1H3 क्या होता है, ट्रिटियम होता है, 1H2 कितना होता है, ड्यूटेरियम होता है। बात है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक, इन्हों को जब मिलाओ तो हाइड्रोजन बनता है। लगभग इसे 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप क्या होता है, 17Cl35। अच्छा ये तो पता ही होगा, ये जो नीचे दिखाया जाता है ये एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर जो होता है वो एटॉमिक मास होता है। एक 17Cl35 होता है, दूसरा होता है 17Cl37। क्या होते हैं, ये हमारे आइसोटोप्स होते हैं। और भी होते हैं, देखते हैं। इसके बाद आइसोटोप्स के बाद आता है आइसोबार्स। क्या होता है आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स हैविंग, इसमें क्या होगा कि जैसे इसमें क्या था, सेम एटॉमिक नंबर था, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास, क्या हो जाएगा, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे देख लेते हैं, क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 18 होता है और एटॉमिक मास 40। ठीक, तो और क्या हो जाएगा, पोटेशियम 1940 एंड थर्ड हो जाएगा कैल्शियम। इसका भी क्या होता है, 40 होता है और 20। तो ये एग्जांपल क्या हो जाएंगे, इसमें देखिए क्या एटॉमिक मास सबके सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग थर्ड क्या देखेंगे, आइसोटोन्स क्या होते हैं। ठीक, तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका जो उसमें जो न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो क्या होती है, सेम होनी चाहिए। तो एलिमेंट्स हैविंग क्या हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनमें क्या हो, न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, वो आइसोटोन्स कहलाते हैं। भाषण में तो इनके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे देखते हैं, जैसे क्या हो जाएंगे इनके एग्जांपल्स, चले लेते हैं। जैसे कार्बन 6C14 और 8O16 ले लेते हैं। इसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। कैसे, अच्छा तो प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन है 6 और ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन है 8। ठीक,
तो न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? तो न्यूट्रॉन का मास नंबर में प्रोटॉन की संख्या को अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या होता है? न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन्स तो इसमें कितने हो जाएंगे? 14 में 6 के 8। तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? सॉरी, कार्बन में न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे कितने? 8। और न्यूट्रॉन्स की संख्या ऑक्सीजन में कितनी हो जाएगी? इसमें भी कितनी हो जाएगी? 8। पासन में ही तो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। कार्बन, ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स कितने? 6 हैं। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को, सॉरी, प्रोटॉन नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आता है? हमारा न्यूट्रॉन्स की संख्या निकल आती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हम लोग क्या है, इसी पर जो है एक आधे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं किस टाइप के आते हैं। ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा कि कैलकुलेट the number of electrons, calculate the number of electrons in क्या है? 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, 18 ग्राम वाटर दिया गया है, इसमें हमको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या याद करनी है। बात समझ में आई? तो कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो लगभग किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1 मोल ऑफ वाटर के। 1 मोल ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल होता है 1 मोल ऑफ वाटर के। और एक चीज, अच्छा, 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ वाटर बराबर होता है 6.02 एवोगाड्रो नंबर क्या होती है? इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बात समझ में आई? किसके बराबर होगा? 6.02 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक, तो अच्छा हम बात करें कि इस पूरे H2O मॉलिक्यूल्स में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? H2O में 1 वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 + 8। 2 हाइड्रोजन का 8 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स लगभग एक वाटर मॉलिक्यूल में होंगे। वही अगर देखा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 1 मोल ऑफ वाटर में क्या करेंगे? अच्छा, 18 ग्राम ऑफ बराबर 1 मोल ऑफ वाटर था जिसमें इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे, और 1 वाटर मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 into पावर 23 मल्टीप्लाई 10, क्या हो जाएगा? 6.02 into 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? तो इतने इलेक्ट्रॉन्स लगभग हो जाएंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में इलेक्ट्रॉन्स का। नोट कर लिया होगा इसे। give the number of electrons, किसमें किसमें बताना है? दिया है H2 plus H2 आयन और H2 plus H2 और O2 माइनस। ठीक, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं किसने किसमें होंगे। बात समझ में आई? तो अगर हम H2 मॉलिक्यूल्स की बात करें, इसमें कितने हो जाएंगे? तो लगभग ऐसे तो अगर केवल प्लस ना होता 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, लेकिन एक प्लस है। प्लस का अगर प्लस साइन होता है तो क्या मतलब होता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने से बाहर निकाला है, इमिट किया है, तो लगभग कितने हो जाएंगे? 2 - 1 करोगे तो लगभग एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, H2 प्लस वाले आयन के पास। क्यों? क्योंकि प्लस आयन लगा है, प्लस का मतलब क्या होता है कि इसने अपने से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। वही अगर इस H2 मॉलिक्यूल की बात करें, ना इस पर प्लस है ना माइनस है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अच्छा, O2 की अगर हम बात करें तो O2 मॉलिक्यूल है, लगभग कितने होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन माइनस का साइन लगा है। माइनस का क्या मतलब होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है। सिग्नल माइनस लगा है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने कहीं से एक्स्ट्रा गेन किया है। डबल लगा होता तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होते।
सिंगल लगाए कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो लगभग इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई। तो इसमें कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 17 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई, ठीक। तो इसे नोट कर लीजिएगा।